Good morning, students. My name is Akash Gupta, and I am Assistant Professor at Prestige Institute of Management, Gwalior. Today, we will continue the lecture on Business Law, Unit number 2. We were discussing about the lecture related with the performance of the contract and breach of the contract. In previous lecture, we get to know the various kind of contract which can be performed and which can be breached or which can be completed through a proper process. But what after that? What will a aggrieved party will do after the breaching of a contract? What kind of remedies which are available to a particular person when he goes into a civil court just for the compensation purpose? Now, there are some kind of remedies which are available to the aggrieved person where he can file the complaint against a particular person for in a proper court just for the sake of the compensation amount or for the specific performance of the contract. Now, there are some kind of remedies which is always available to a particular person which we call a aggrieved party. He can file a suit against a particular person in a competent court, and the court must have all the jurisdiction as related to the contract of the persons. संविदा से संबंधित अगर किसी भी विवाद में पक्षकारों के मध्य अगर विवाद का निपटारा करना है तो उस निपटारे को करने के लिए जो संसाधन हमारे पास इस संविदा अधिनियम 1872 में उपलब्ध है वो है एक सिविल न्यायालय में वाद दायर करना। सिविल न्यायालय में वाद दायर करने के बाद विभिन्न प्रकार की क्षतियां, विभिन्न प्रकार की क्षतिपूर्ति एक किसी भी पक्षकार जो कि पीड़ित पक्षकार है उसको प्रदान की जाती रही है। हम प्रीवियस लेक्चर में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि किस तरह से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का प्रभाव एक एग्रीव्ड पार्टी पर, एक व्यथित पक्षकार पर पड़ता है। क्या उस व्यथित पक्षकार को कोई भी रेमेडी उपलब्ध हो पाएगी या उसके पास कोई ऐसी भी रेमेडी, कोई ऐसी क्षतिपूर्ति उपलब्ध है भी या नहीं कि वो सिविल न्यायालय में उस व्यक्ति से संबंधित, उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद दायर कर सकता है या उसको किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति न्यायालय के माध्यम से उस व्यक्ति से प्राप्त हो पाएगी या नहीं। इस बात का अध्ययन हम आज के लेक्चर में करेंगे। साथ ही साथ हम संविदा से संबंधित एक ट्रांजैक्शन एजेंसी का भी आज अध्ययन करेंगे। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा अभी स्क्रीन की ओर, जो आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन और मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसकी हेडिंग आपके सामने उपलब्ध है, जो इस प्रकार से है, रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो व्हाट काइंड ऑफ रेमेडीज व्हिच आर अवेलेबल under the case of breach of contract. So various kind of remedies are there, like a rescission of contract, suit for the damages, suit for the specific performance, suit for injunction, and suit for the quantum merit. As we can see on our screen, these are the words related to these are the actual remedy which are available in the judicial, in the form of the judicial remedy. All these remedies are not the extrajudicial remedies. ये जितनी भी आपके सामने उपलब्ध उपचार हैं, ये सारे के सारे उपचार जो हैं वो न्यायिक उपचार के माध्यम से आपके सामने उपलब्ध होते हैं। न्यायोत्तर उपचार, न्यायिकोत्तर उपचार अगर हम बात करें तो इस तरह के उपचारों के बारे में संविदा अधिनियम में या अधिनियम में, लेजिस्लेशन में इस बात का उल्लेख नहीं मिलता है। तो जहां आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन पर जो पहला शब्द हमारे समक्ष आता है वो रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेसिशन का मतलब होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को, किसी भी संविदा को कैंसिल करने का अधिकार या उसको निरस्त करने का अधिकार। निरस्त करने के अधिकार की बात करें तो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय वन पार्टी द अदर पार्टी मे कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। जहां अगर किसी भी एक पक्षकार ने जानबूझकर अगर संविदा को व्यथित किया है, जानबूझकर अगर संविदा को भग्नाशा की ओर ले गया है, तो यहाँ व्यथित पक्षकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वो चाहे तो संविदा का अंत कर सकता है। अब उसको संविदा को और आगे उसको फॉलो करने की, उसको और आगे कंप्लीट करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आगे लिखा हुआ है, his part of obligation under the contract and may sit quietly at home as if he decide not to take any legal action against the guilty party. अब उसके पास अधिकार तो ये पूरा होगा कि अब वो इस संविदा का पालन तो भले ही नहीं करेगा, क्योंकि आपके व्यतिक्रम की वजह से उसको संविदा का भंग करना पड़ रहा है, और संविदा को भंग किए जाने के बाद उसके पास ये अधिकार हमेशा के लिए उपचार उपलब्ध रहने वाला है कि वो एक सिविल न्यायालय में आपके खिलाफ वाद दायर कर सकता है। तो शायद सबसे पहला अधिकार हमारे पास उपचार अगर उपलब्ध होगा व्यथित पक्षकार की भांति, तो सबसे पहला उपचार यही उपलब्ध होगा कि हम संबंधित व्यक्ति से जो भी हमने संविदा की है उसको हम कैंसिल कर सकते हैं, उसको हम पूरी तरह से अब फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि उसका उल्लंघन सबसे सर्वप्रथम आपकी ओर से किया गया था प्रथम दृष्टया, जिसकी वजह से वो नुकसान एक पार्टी को झेलना पड़ा था। उदाहरण के तौर पर आप देखें, ए कॉन्ट्रैक्ट शुड सप्लाई 100 kg of tea leaves for rupees 8,000 to be on 15 June. As you can see in the example,
there was a contract between the parties. You need to perform the task on or before 15th of June. You need to deliver 100 kg of tea leaves in rupees 8,000. Now you have to complete your promise by delivering 100 kg of tea leaves, and I have to complete my promise by tendering 8,000 rupees to you or into your account. If it does not supply tea leaves on the appointed day, B डू नॉट नीड टू पे द प्राइस। सिंपल सी बात है कि अगर आपने टी लीव्स मुझे उस एक स्पेसिफिक डेट पर 15 जून या उससे पहले मुझे डिलीवर नहीं किए, तो मेरे पास भी अधिकार होगा कि मैं उस संविदा को भंग कर सकता हूँ, मैं आपको वो पैसे देने से इनकार कर सकता हूँ। बी मे ट्रीट दिस कॉन्ट्रैक्ट एज रिजाइंड एंड मिस इट क्वाइटली एट होम। अब मेरे पास ये व्यतीत पक्षकार की भांति मेरे पास ये अधिकार हमेशा के लिए रहेगा कि मैं आपकी संविदा जो मैंने आपसे प्रारंभ में ये संविदा की थी, उस संविदा का अंत कर सकता हूँ। बी मे आल्सो फाइल अ सूट फॉर रेसिशन एंड क्लेम डैमेजेस। मैं इस संबंध में एक और वाद दायर कर सकता हूँ कि मैं संविदा को खत्म तो कर ही रहा हूँ, साथ ही साथ उससे संबंधित जो भी क्षतिपूर्ति है, उस क्षतिपूर्ति की के लिए मैं एक सिविल न्यायालय में आपके विरुद्ध कोई वाद दायर कर सकता हूँ। ये अधिकार मुझे उपलब्ध रहेगा। लेकिन मैंने आपको बताना चाहूँगा, सिविल न्यायालय में वाद दायर करने की परिसीमा, परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत ही तैयार की जाती है। उसके अधीन यह उपचार उपलब्ध वादी को ज़रूर है, लेकिन एक समय सीमा के तहत रहते हुए ही उसको वाद दायर करना होगा। भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के अंतर्गत उस समय सीमा को बताया गया है कि वह परिसीमा किसी भी अवधि में 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। किसी व्यक्ति के विरुद्ध अगर आप वाद दायर करना चाहते हैं, कोई सिविल सूट दायर करना चाहते हैं जो कि संपत्ति संपत्ति रुपया पैसा और अगर किसी पोस्ट से रिलेटेड, पद से रिलेटेड अगर कोई विवाद है, तो आपको वाद हेतु उत्पन्न होने की दिनांक से यानी कॉज़ ऑफ एक्शन अराइज़ होने की दिनांक से 3 वर्षों के अंदर-अंदर उस वाद को दायर करना होगा। अन्यथा आपका वाद वर्जित हो जाएगा, समय सीमा से बाधित होकर वो वर्जित हो जाएगा और आप प्रतिवादी के खिलाफ कभी भी वाद दायर नहीं कर सकते। परिसीमा अधिनियम की खूबसूरती है कि सिविल वाद एक परिसीमा के तहत ही वाद दायर किया जाना चाहिए। उस परिसीमा से बाहर आने के बाद उस वाद को दायर नहीं किया जा सकता। So this is kind of the first remedy which is available to aggrieved party. He can resign the contract. Now, the rescission of the contract is the first remedy. Now, second one is suit for the damages. Now, suit for the damages means what? कोई भी व्यक्ति जो व्यथित पक्षकार है, सूट मीन्स न्यायालय में वाद दायर करना, पिटीशन फाइल करना या एप्लीकेशन फाइल करना। वादी को न्यायालय से अगर वो अपने पक्ष में निर्णय चाहता है, तो वादी को चाहिए कि वो न्यायालय के समक्ष सभी कथनों का उसके समक्ष एक बार जाके कथन करे और कथन करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धाराओं में बताया गया है कि कथन इस तरह से मौखिक न करते हुए उसको एक लिखित प्रारूप के तहत ही उसको फाइल किया जाना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति न्यायालय से ये उपचार चाहता है कि न्यायालय उसकी बात में यकीन करे कि प्रतिवादी ने उसके साथ धोखा किया है, संविदा का भंग किया है, जिसकी वजह से उसको नुकसान कारित हुआ है, तो न्यायालय की नॉलेज में या न्यायालय के संज्ञान में इस मामले को उसको लाना पड़ेगा। Now damages are the monetary compensation allowed for the losses suffered by the aggrieved party due to the breach of contract. संविदा अधिनियम में हम अच्छी तरह से जानते हैं कि संविदा अधिनियम में अगर पनिशमेंट की बात करें, दंड की बात करें, तो कहीं न कहीं वो हमारे सामने एक मौद्रिक अनुतोष की भांति हमारे सामने आता है। यानी व्यथित पक्षकार को न्यायालय के माध्यम से पीड़ित पक्षकार द्वारा या जिसने उसको नुकसान पहुँचाया है, क्षति कारित की है, उस पक्षकार द्वारा कुछ क्षतिपूर्ति की राशि उनको प्रदान की जाएगी। जहाँ संविदा में अगर दोनों पार्टियों के बीच में दोनों पक्षकारों के बीच में अगर यह निर्धारित किया गया है, पूर्व निर्धारित क्षतियाँ हैं कि इन क्षति के लिए हम इतनी परिनिर्धारित क्षति आपको प्रदान करेंगे, तो उनको हम कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेटेड डैमेजेस बोलते हैं, जिनका निर्धारण किया जा सकता है। जहाँ कहीं पर पक्षकारों के बीच में किसी राशि का निर्धारण नहीं किया है, वहाँ समस्या उत्पन्न होने के बाद न्यायालय को यह अवसर प्राप्त होगा कि न्यायालय एक समुचित दर पर निर्धारित करते हुए पीड़ित पक्षकार को एक प्रतिवादी से या जो पक्षकार जिसके विरुद्ध ऐसा दावा किया जा रहा है, उस पक्षकार से वह राशि उसको दिलाने का प्रयास न्यायालय द्वारा किया जाएगा। सो डैमेजेस आर द मॉनेटरी कंपेंसेशन। मौद्रिक अनुतोष होते हैं, मौद्रिक अनुतोष होंगे तो मौद्रिक अनुतोष का आपको पालन करना होगा। न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया है, उसको शिरोधार्य करते हुए आपको उस राशि को व्यथित पक्षकार को जमा करना होगा। रेमेडी बाय वे ऑफ डैमेजेस इज द मोस्ट कॉमन रेमेडी अवेलेबल टू द इंजर्ड पार्टी। अब यहाँ इंजरी से संबंधित संविदा अधिनियम में इंजरी या क्षति से संबंध अगर देखा जाए तो क्या संविदा से संबंधित क्षति किस बात में मानी जाएगी? जहाँ संविदा के वचनों का पालन, जो संविदा में पूर्व निहित वचन थे जिनका पालन दोनों पक्षकारों को किया जाना अति आवश्यक था, लेकिन जहाँ एक पक्षकार के व्यतिक्रम की वजह से सामने वाले पक्षकार को कहीं न कहीं कोई मौद्रिक क्षति अगर हुई,
उसके वचनों के ना पालन किए जाने की वजह से। तो आपके अपालन की स्थिति में उस व्यक्ति के पास जो उपचार उपलब्ध होगा, उसे वो धारा 73 में, संविदा अधिनियम की धारा 73 में जाके उसको कहीं न कहीं न्यायालय के माध्यम से उसको प्रवर्तित करा सकता है। तो जब भी न्यायालय इस मामले में निर्णय देगा, जब भी न्यायालय इस मामले में क्षतियाँ निर्धारित करता है, तो क्षतियाँ अभिनिर्धारित करते समय विभिन्न प्रकार की क्षतियों को ध्यान में रखता है कि आपको इससे संबंधित क्षति का मुआवजा, इससे संबंधित जो भी मुआवजा होगा, वो पीड़ित पक्षकार को दिया जाना चाहिए। पहला, ऑर्डिनरी और जनरल और कंपेंसेटरी डैमेजेस। साधारण क्षतियाँ जो होती हैं, साधारण क्षतियाँ यदि आपने निर्धारित किया हुआ है, पूर्व निर्धारित है पक्षकारों के विरुद्ध, तो बिल्कुल जो साधारण क्षति आपको हुई है, उसके लिए हर्जाने की राशि न्यायालय के माध्यम से आपको दिला दी जाएगी। स्पेशल डैमेजेस, अगर आपकी विशिष्ट क्षतियाँ हैं, जहाँ मान लीजिए एक वाद एक प्रतिवादी के विरुद्ध एक ही वाद हेतु को लेकर कई सारे वादी अपना-अपना वाद लाना चाहते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं किसी भी सिविल न्यायालय में वाद दायर करने के लिए आपको कोर्ट फीस पे करनी पड़ती है। न्यायालय फीस आपको जमा करनी होती है स्टाम्प के माध्यम से, उस संबंधित हमारे यहाँ एक अधिनियम बना हुआ है, कोर्ट फीस एक्ट, न्यायालय शुल्क अधिनियम एक बना हुआ है, उसके तहत ही हम उस राशि को जमा करते हैं सिविल न्यायालय में केस आगे बढ़ाने के लिए। तो जब हम बात करते हैं कि एक ही प्रतिवादी के विरुद्ध कई सारे वादियों का उसी वाद हेतु को लेकर अगर कोई वाद संस्थित किया जाना है, तो प्रत्येक वादी अपना एक इंडिविजुअल केस अगर लगाएगा, तो सिंपल सी बात है, हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि उसको अपनी-अपनी फीस को पे करना पड़ेगा। तो न्यायालय ने ये सुविधा सभी को दी है कि उनकी तरफ से एक प्रतिनिधिक वाद लाते हुए न्यायालय में उस एक अकेले प्रतिवादी के खिलाफ दावा लाया जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए उन्हीं वादियों में से एक वादी एक्स है, जिसको जो क्षति हुई है वो एक स्पेशल टाइप की क्षति हुई है, जिसका निर्धारण उन साथ वाले सहवादियों के समक्ष ही स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो इस स्पेशल डैमेज के लिए भी न्यायालय अगर चाहेगा, तो न्यायालय श्रीमान आपको उससे संबंधित कोई विशिष्ट क्षतियाँ प्रदान कर सकता है, लेकिन अगर न्यायालय समुचित समझता है तो। एक्जेम्पलरी, प्यूनिटिव और विंडिक्टिव डैमेजेस। प्यूनिटिव डैमेजेस का मतलब होता है दंडात्मक आपको क्षतिपूर्ति। बच्चों, हमने सबने सभी इस अधिनियम का नाम सुना है, परक्राम्य में लिखित अधिनियम, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बेसिकली 3 तरह के डॉक्यूमेंट की बात करता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, promissory note and check. And when we studied about the check under Section 6 of Negotiable Instrument Act, the process of dishonor of check is relevant under Section 137 or 138 of said Act. It was passed in year 1881. So when the check will be bounced, as such there is no such word of bouncing the check, but yes, dishonor of check. चेकों का अनादरण की प्रक्रिया धारा 137 और 138 में इसके बारे में प्रावधान हमें अधिनियम में देखने को मिलते हैं। चेकों के अनादरण की प्रक्रिया का सबसे प्रमुख भाग यही होता है कि जब किसी एक व्यक्ति के खाते में पर्याप्त राशि नहीं थी, फिर भी उसने आपको वह चेक आपको प्रदान कर दिया। आपने वह चेक ले जाके बैंक में जमा किया। कुछ दिनों के बाद बैंक से आपको पता चलता है कि उस व्यक्ति के खाते में पर्याप्त राशि ना होने की वजह से चेक अनाधिकृत हो गया है, चेक का अनादरण हुआ है और वो चेक आपको बैंक दोबारा सौंप देता है कि आप संबंधित व्यक्ति से बात करें, इसको पुनः जमा करें, या आपके पास एक और प्रावधान है कि आप जुडिशियल रेमेडी के लिए जाके उस व्यक्ति के विरुद्ध चेकों के अनादरण के लिए आप जा सकते हैं और एक वाद दायर कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं उसमें दिए गए पनिशमेंट की, जब हम बात करते हैं पनिशमेंट की, तो हम पाते हैं कि उसमें प्रावधान जो दिए गए हैं धारा में 2 साल तक की सजा प्लस, यानी कि, और इसके अलावा अगर हम बात करें जुर्माने की राशि जो तय की गई है, जुर्माना उसमें चेक की जितनी भी राशि है, उसका दोगुना जुर्माना आरोपित किया जा सकता है। तो एक तरह से अगर आप ये देखें, जो क्षतिपूर्ति दी जा रही है व्यथित पक्षकार को, क्योंकि जो जुर्माने की राशि है वो न्यायालय श्रीमान अपने पास में रखते हुए निश्चित रूप से उस पक्षकार को प्रदान करेंगे। जब उस पक्षकार को, व्यथित पक्षकार को वो जुर्माने की राशि को दिया जाएगा या उसके खाते में जमा की जाएगी, तो उस धारा के तहत उस जुर्माने की राशि का जो लेजिस्लेशन द्वारा रूल बनाया गया है, वो दोगुने से कम नहीं होगी। यानी कम से कम वो दोगुनी राशि का चेक उसको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं, ये जो डैमेजेस हैं, ये कहीं न कहीं एक प्यूनिटिव डैमेजेस का कांसेप्ट क्रिएट करती हैं। नॉमिनल डैमेजेस बहुत साधारण और नाम मात्र की क्षतिपूर्तियाँ रहती हैं। न्यायालय श्रीमान इनको दरकिनार करते हुए कोशिश यही करते हैं कि पक्षकारों के माध्यम से अगर ये डिसाइड किया जा सके, तो काफ़ी अच्छा है। एक और फीचर लिक्विडेटेड डैमेजेस, जैसा मैंने आपको अभी प्रारंभ में बताया कि परिनिर्धारित क्षतियों का मुख्य लक्षण यही होता है कि जिन क्षतियों को अभिनिर्धारित किया जा सके। अब जिन क्षतियों को अभिनिर्धारित किया जा सकता है, तो वो पक्षकारों का ये
कर्तव्य है कि वो संविदा का सृजन करते समय ही इस बात का अवलोकन कर लें कि अगर कोई भी पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार को कहीं न कहीं व्यतिक्रम करता है, जिस वजह से संविदा भंग के लिए जाना पड़ेगा, तो संविदा भंग किए जाने की स्थिति में दिए जाने वाला उपचार जो है, वो कंपेंसेशन होगा, एक मॉनेटरी कंपेंसेशन होगा, लेकिन मॉनेटरी कंपेंसेशन की राशि कितनी हो, क्या हो, ये अगर पक्षकारों द्वारा परिनिर्धारित किया गया है, तो संविदा के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया गया, तो निश्चित रूप से ऐसी राशि का निर्धारण न्यायालय के द्वारा किया जाएगा, जिनको हम बोलते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, यानी अपरिनिर्धारित क्षतियाँ, जिनका निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अब न्यायालय श्रीमान सभी तथ्यों और बारीकियों को ध्यान में रखते हुए बाजार के मूल्यानुसार उस एक संपत्ति या उस ट्रांज़ैक्शन या उस व्यवहार का एक जुर्माने की राशि तय करेगा और वो राशि को मानने के लिए दोनों पक्षकार कहीं न कहीं बाध्य होंगे। क्योंकि इसका जो आधार था, वो निश्चित रूप से आपकी संविदा था, लेकिन संविदा में इस बात का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। तो उल्लेख न होने की स्थिति में जुर्माने की राशि का अवधारण न्यायालय द्वारा किया जाएगा और न्यायालय द्वारा अगर इस राशि का अवधारण किया जाता है, तो ये जान जान लीजिए कि ये न्यायालय के द्वारा जो निर्धारण होगा, वो एक समुचित निर्धारण होगा और उसको दोनों अगर पक्षकार जो हैं, वो मानने के लिए कहीं न कहीं बाध्य होंगे। कुछ-कुछ संविधाएँ ऐसी होती हैं कि जिनका पालन, जिनकी क्षतिपूर्ति कभी भी रुपयों के माध्यम से, कंपेंसेशन के माध्यम से शायद पूरी नहीं हो सकती है। इन सारे चीज़ों के लिए हम बोलते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी न्यायालय द्वारा वाद का विनिर्दिष्ट प्रवर्तन कराना। विनिर्दिष्ट प्रवर्तन कराना मतलब मुझे किसी भी हाल में व्यथित पक्षकार को न्यायालय श्रीमान से ये रेमेडी चाहिए कि न्यायालय उसके पक्ष में मौद्रिक राशि का अनुतोष न देते हुए सामने वाले पक्षकार को जिसकी वजह से संविदा भंग उत्पन्न हुआ है, उसको आदेश दे कि वो उस टास्क को या उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करे ही करे। क्योंकि कहीं पर भी मनी जो है या पैसे जो हैं, मौद्रिक अनुतोष जो है, वो पर्याप्त नहीं रहने वाला है। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक स्लाइड में जैसा मैंने लिखा हुआ है, इट मीन्स डिमांडिंग द कोर्ट्स डायरेक्शन टू द डिफॉल्टिंग पार्टी टू कैरी आउट द प्रॉमिस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द contract. Now, specific performance can be granted only when the damages are an inadequate remedy. जहां कहीं पर क्षतिपूर्ति जो है वो अपर्याप्त उपचार है, क्षतिपूर्ति से कोई उपचार उसको उपलब्ध नहीं होने वाला है। व्यथित पक्षकार ने के संविदा के अनुरूप अगर देखा जाए तो व्यथित पक्षकार को कहीं पर भी कोई भी क्षतिपूर्ति के माध्यम से इस तरह का कोई भी उपचार उपलब्ध नहीं होने वाला है। और when the court can supervise the execution code, when the contract is certain, fair and just, specific performance cannot be enforced of the contract of the personal service. आप उनको कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, X agreed to sell an old painting to Y for ₹50,000. X द्वारा करार किया जाता है कि वो Y को अपनी एक पुरानी पेंटिंग जो है वो 50,000 रुपए में उसको दे देगा। नाउ सब्सिक्वेंटली यानी पश्चातवर्ती कंडीशन में एक्स रिफ्यूज टू सेल द पेंटिंग, एक्स द्वारा उसको इनकार कर दिया जाता है कि एक्स ऐसी पेंटिंग को आपको नहीं देने वाला है। हाँ, यहाँ वाई के पास ये आधार रहेगा कि वाई न्यायालय में जाकर इस वाद को दायर कर सकता है एक्स के लिए कि मुझे मौद्रिक अनुतोष न चाहते हुए मैं चाहता हूँ कि एक्स से उस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाया जाए, उस संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कराया जाए। विनिर्दिष्ट पालन कराए जाने की स्थिति में हमेशा इस बात को ध्यान में रखेंगे कि विनिर्दिष्ट पालन कराए जाने में आपको उस संविदा का पालन किया जाना अति आवश्यक है, न कि मौद्रिक अनुतोष के द्वारा आप उस पक्षकार को कहीं अनुतोष प्रदान कर उसको सैटिस्फाई कर दें, ऐसा नहीं होता है। तो ध्यान में रखने वाली बात है कि कोई भी रेमेडी अगर जितनी प्राप्त होती है तो रेमेडी जो अंडर सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट व्हिच आर अवेलेबल टू द एग्रीड पार्टी लाइक द रेसिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, he can file the suit for the damages, he can file suit for the specific performance, now he can file suit for the injunction. Now injunction means what? Injunction को हिंदी में एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है व्यादेश, जैसे व्यादेश जारी करना। हम सभी ने स्टे ऑर्डर के नाम सुना है, उस पर रोक लगाए जाने वाला कि जहां पर अगर किसी भी कार्य पर रोक लगाए जाने का है तो न्यायालय श्रीमान से अनुज्ञा लगा सकते हैं, अनुज्ञा के लिए अर्जी दाखिल कर सकते हैं कि इस एक निर्माण पर आपके आदेशानुसार कहीं न कहीं रोक लगा दी जानी चाहिए, जब तक ये संविदा परिवर्तन में है तब तक के लिए। Demanding court stay order injunction means an order of the court which prohibits the person to do a particular act. किसी एक व्यक्ति को
कुछ कार्य करने से रोकने के लिए न्यायालय श्रीमान में जब हम जाके न्यायालय में जाके जब हम इस अर्जी को दाखिल करते हैं कि फला-फला अगर कोई भी कार्य किया जा रहा है, इस पर रोक लगाने के लिए, तुरंत रोक लगाने के लिए आवश्यक है कि न्यायालय की तरफ से एक आदेश एक जारी हो, जिसमें न्यायालय की अवज्ञा करने पर दंड का प्रावधान भी हो। तो इस अवज्ञा को इंजंक्शन कहा जाता है, व्यादेश कहा जाता है और इस व्यादेश को जाने के लिए हम सिविल कोर्ट में उस बात को दायर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डब्ल्यू एग्रीड टू सिंग एट एल्स थिएटर ओनली ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। डब्ल्यू ने और एल के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं आपके थिएटर में गाने की संविदा करता हूँ। ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, डब्ल्यू मेड कॉन्ट्रैक्ट विद ज़ेड टू सिंग एट अनदर थिएटर। लेकिन जब वो एल के साथ संविदा में था, तो इसी दौरान डब्ल्यू ने ज़ेड के साथ एक संविदा और कर ली कि मैं आपके यहाँ गाने के लिए तैयार हूँ, और अकारण ही बिना किसी कारण के जानबूझकर उसने रिफ्यूज टू परफॉर्म टू कॉन्ट्रैक्ट विद एल। उसने एल से की गई पूर्वकालिक संविदा का एक तरह से भंग कर दिया। यहाँ एल जो है वो एक व्यथित पक्षकार की भांति हो गया है। तो यहाँ अब एल के पास ये एक आधार रहेगा, एल के पास एक तरह से ये अधिकार रहेगा कि वो न्यायालय में जाके इस बात के लिए वाद दायर कर सकता है, क्योंकि यहाँ तुरंत आपको एक रेमेडी की आवश्यकता है। आप इंतजार नहीं कर सकते निर्णय आने तक का कि हमारे बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हुआ है तो उसके निर्णय आने तक का मैं इंतजार करूंगा, नहीं। आप इतना इंतजार अगर नहीं कर सकते तो न्यायालय के पास जाके आप इंजंक्शन के लिए सूट फाइल कर सकते हैं, जिससे उसको दूसरे और किसी थिएटर में गाने से तुरंत फौरी तरह से अगर उसको रोका जा सके। तो अगर अलग शब्दों में हम बात करें तो कहीं न कहीं ये एक फौरी राहत देने वाला एक वाद दायर हम स्टे के लिए, यानी रोक लगाने के लिए कोई भी व्यथित पक्षकार न्यायालय में जाके इस वाद को दायर कर सकता है। इन्हीं श्रृंखला में जब आखिरी हमारे पास रेमेडी बचती है क्वांटम मेरिट का प्रिंसिपल। अब क्वांटम मेरिट जितना काम उतना दाम, इस सिद्धांत पर ये काम करता है। सूट फॉर द क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट मीन्स एज मच एज इज अर्न्ड इन दिस सूट क्लेम इज मेड टू कंपेंसेट फॉर द वर्क ऑलरेडी डन। उस बात के लिए आप क्लेम कर सकते हैं जितना वर्क आपने कर दिया है। जो कार्य आपने किया ही नहीं है, उसके लिए आप वाद दायर नहीं कर सकते। कहीं न कहीं आप देखेंगे तो संविदा अधिनियम का जो ताना-बाना बुना गया है, वो वादी और प्रतिवादी को एक ही पलड़े में रख के ही आगे बढ़ा के किया गया है। क्योंकि हमारे भारत में जब भी किसी विधि का निर्माण किया जाता है, तो साम्य के आधार पर ही विधियों का निर्माण किया जाता है। Every single law which is made in India is actually based on the principle of the equity. Now, the both parties should be on the equivalent position. It doesn't mean that if you are a defaulter and if you are a plaintiff or the defendant, the court is going to convey the judgment against you without any reasonable reason. Court will definitely give you the perfect chance to prove yourself. कि मैंने ये किया है या नहीं किया है, इस बात के बाबत आपको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ समय दिया जाएगा। आप इसका एक उदाहरण देखिए। सी एन ओनर ऑफ द मैगजीन एंगेज्ड पी टू राइट अ बुक टू बी पब्लिश्ड बाय इंस्टॉलमेंट। सी किसी मैगजीन का मालिक है और उसने पी को हायर किया हुआ है उस बुक को पब्लिश करने के लिए, लेकिन हाँ, इंस्टॉलमेंट की बात की गई है कि एक समय निर्धारित किया गया, तो इंस्टॉलमेंट में मैं आपका पेमेंट करता रहूँगा। आफ्टर अ फ्यू इंस्टॉलमेंट्स वर पब्लिश्ड, जब उसके कुछ इंस्टॉलमेंट जो है वो पब्लिश्ड हो गई थी, द पब्लिकेशन ऑफ द मैगज़ीन वाज़ स्टॉप्ड। अचानक से उसका पब्लिकेशन जो है वो रोक दिया गया था। इट वाज़ हेल्ड दैट पी कुड क्लेम द पेमेंट फॉर द पार्ट ऑलरेडी पब्लिश्ड। बहुत ही सामान्य सी बात है कि जो पार्ट ऑलरेडी पब्लिश किया जा चुका है, उसके पेमेंट के लिए वाद दायर किया जा सकता है, लेकिन जो पार्ट अभी किया ही नहीं गया है, परफॉर्म नहीं किया गया है, उसके तहत कभी भी वाद दायर कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। तो उपरोक्त स्लाइड के माध्यम से हमने समझा कि एक व्यथित पक्षकार को कहीं न कहीं संविदा भंग की स्थिति में क्या-क्या अधिकार प्राप्त हो सकते हैं, किन-किन माध्यम से वो न्यायालय श्रीमान से अगर चाहे, तो एक तरह से क्षतिपूर्ति के लिए या क्षतिपूर्ति ना करते हुए जब हम देखते हैं विनिर्दिष्ट पालन कराने के लिए भी आगे जा सकता है, संविदा के पालन के लिए वो आगे बढ़ सकता है। तो बच्चों, हमने इस पूरे लेक्चर में ये समझा कि संविदा भंग होने की स्थिति में किस-किस तरह के उपचार हमें उपलब्ध हैं। मैं इस अध्याय के अगले भाग में आपको ले जाना चाहूँगा, जो कि शायद बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से हमारा संविदा अधिनियम का ट्रांज़ैक्शन चालू होता है, तो शायद सबसे पुराना और शायद सबसे रिलायबल ट्रांज़ैक्शन जिसके बारे में हम बहुत भली-भाँति अच्छी परिचित हैं, उसका नाम कहलाता है एजेंसी। शुद्ध हिंदी में जिसका हम वर्ड यूज़ करते हैं अभिकरण। कि एजेंसी क्या होती है? तो बहुत ही साधारण शब्दों में अगर हम देखें, तो संविदा अधिनियम में जो 2 पक्षकार हमारे सामने उपलब्ध होते थे, you need at least 2 party to create a contract because it was clearly mentioned under section 2A that a proposer is the one who is actually showing his willingness to take the consent of another person. So you need at least 2 party, and when proposal becomes accepted, it becomes a promise. And after having the sufficient consideration, the transaction agreement would be created. And according to section 2H of Indian Contract Act,
any agreement which is enforceable by law will be considered as a contract. Now this is the proper formula of contract. A contract can be created with the help of this formula. You need proposal, acceptance, promise, and after having consideration, it would be converted into an agreement, and any agreement which is enforceable by law will be treated as a contract. So here we can understand we always need two parties to create a contract. At least two parties should be there. So case of agency is nothing different from the other contracts. You need at least two parties to create the contract. But yes, it is quite different from other contract, because actually one person is working on behalf of another person in the contract of agency. So बिजनेस लॉ के इस दूसरे अध्याय की कड़ी में हम आज जो पढ़ने वाले हैं, जिसके माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं, वो हमारा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की अगर बात करें, संविदा अधिनियम के इस अध्याय की बात करें, तो संविदा अधिनियम के धारा नंबर 182 से लेकर 238 तक हमें इसके बारे में प्रावधान मिलते हैं। अध्याय 10 में इसके बारे में प्रावधान है। अगर आप देखेंगे संविदा अधिनियम की टोटल जो धाराएं हैं, शायद ये आखिरी धारा है जहां ये जाके संविदा अधिनियम पूरी तरह से समाप्त होता है। लेकिन संविदा अधिनियम से संबंधित दो और अन्य लॉ थे जो जिनके बारे में अब सेपरेट लॉ बन चुके हैं। दैट इज कॉल्ड द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 and the Indian Partnership Act 1932. So basically, it is the best principle, and I must say it is far most the utmost a very interesting principle of the Indian Contract Act, the contract of the agency. So now let me tell you about the definition of the agent and principal. I was actually telling you that you need at least two parties to create a contract, like proposer and acceptor. In the contract of agency, there are two parties. Now, first one is master or the principal, and the second one is agent. यहाँ नाम से जैसे मालूम चलता है कि कोई व्यक्ति अगर प्रिंसिपल है या कोई व्यक्ति अगर मास्टर है, कहीं ना कहीं वो एक सुपीरियर अथॉरिटी में। नाउ वन पर्सन हु इज एक्चुअली हायरिंग अनदर पर्सन टू वर्क ऑन हिज बिहाफ or under his kind of authority. Now, one whosoever is actually appointing another person is in the position of the principal or the master. मैं स्लाइड के माध्यम से आप देख सकते हैं अपने कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन पर एजेंट और प्रिंसिपल दोनों की परिभाषा को यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है। Agent. An agent is a person employed to do any act or for another or to represent another in the dealings with the third person. अगर हम एजेंट की बात करें तो एजेंट एक ऐसा पर्सन है जो किसी दूसरे व्यक्ति के बिहाफ पर कुछ ना कुछ अगर काम करने के लिए प्राधिकृत किया गया है या वो तीसरे पर्सन के साथ कोई ना कोई डील करता है। The function of an agent is to bring his principal into the contractual relationship with third person. Actually, he is not creating the contract with the third person. He is actually playing the role of the mediator, or he is actually creating the bridge between the third person and the actual owner of the property, like principal or the master, and with the third person. Now, he is not in the contractual capacity with the third person. He is just playing the role of the mediator only. He is actually inviting them, like principal and the third person, to create a contract. He is just managing things with the order of the principal or the master. वो उसके आदेश के अनुसार कार्य करते हुए तीसरे व्यक्ति और अपने मास्टर या प्रिंसिपल को, अगर हम बात करें कर्ता को, उस संविदा में लाने का प्रयास करता है, तो उस व्यक्ति को हम अभिकर्ता कहते हैं, एजेंट कहते हैं। जब बात आती है प्रिंसिपल की या प्रमुख की, जब हम बात करेंगे उस अकेले व्यक्ति की, तो इसी व्यक्ति को प्रिंसिपल और इसी व्यक्ति को मास्टर भी कहा जाता है। तो इस बात के लेकर हम कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, सेम पर्सन होते हैं, चाहे वो प्रिंसिपल हो चाहे वो मास्टर हो। नाउ अ पर्सन फॉर whom the above act is done or who is so represented is called the principal. निश्चित रूप से है कि जो जिस बात के लिए प्राधिकृत किया गया है, तो जैसे व्यक्ति जिसने उसको प्राधिकृत किया है वो व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रिंसिपल या मास्टर कहलाता है। और जिसके बिहाफ पर काम किया जा रहा है, कौन के बिहाफ पर काम किया जाता है, ऐसा व्यक्ति को हम प्रिंसिपल या मास्टर कहते हैं। तो बच्चों आप समझ सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में यू नीड एटलीस्ट टू पार्टीज लाइक मास्टर एंड द एजेंट। नाउ एजेंट इज द वन हु विल डेफिनेटली गोइंग टू वर्क under the kind direction of the principal, under the kind authority of the principal. Being a master, I have authorized a particular person X to do a certain kind of act or the set of the acts under my kind direction. I have decided to give some kind of remuneration to him. It means the consideration might be the part of the agency. But let me tell you, consideration is not necessary. Consideration is not mandatory in the contract of agency. Under section 185, it is clearly mentioned consideration is not the mandatory part of the contract of agency too. प्रतिफल संविदा का
महत्वपूर्ण भाग हो सकता है। बिना प्रतिफल के शायद कोई भी संविदा शून्य होती है, लेकिन कहीं न कहीं जब हम बात करते हैं एजेंसी की, तो एजेंसी की धारा या अभिकरण की धारा 185 जो प्रावधान करती है कि कहीं पर भी प्रतिफल के बारे में ये नहीं बताया गया है कि बिना प्रतिफल के आपके एजेंसी का जो करार होगा वो शून्य होगा। नहीं, ऐसा नहीं। बिना प्रतिफल के भी अगर एजेंसी क्रिएट की गई है, दोनों पार्टीज़ ने उससे संबंधित हस्ताक्षर अगर दस्तावेज पे किए हुए हैं और अभिकरण की संविदा के दौरान उन्होंने ये तय किया कि किसी भी तरह का कमीशन, किसी भी तरह का रेम्युनरेशन, किसी भी तरह का प्रतिफल हम दोनों के बीच में डिसाइड नहीं किया गया है। बिना किसी प्रतिफल के हम इस संविदा का अगर निर्माण करना चाहते हैं, तो संविदा पूरी तरह से वैलिड रहेगी, संविदा किसी भी दशा में शून्य नहीं होगी। एसेंशियल ऑफ रिलेशनशिप ऑफ द एजेंसी या एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करें तो सबसे पहला एसेंशियल और शायद फॉर मोस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन प्रिंसिपल एंड द एजेंट यस देयर मस्ट बी द एग्रीमेंट बिकॉज नो relationship can be created without agreement or the contract. As I have already told you that we are actually studying the various transaction as related to the contract. Now it comes under the second part of the contract. Now there should be an agreement between principal and agent. Agency depends on the agreement but not necessarily on the contract because agency was created on the principle of the contract. You need two parties. There are two parties like principal and the agent. Any person can become an agent between a principal and the third person. जब भी हम बात करते हैं संविदा के अधिनियम धारा 11 की, तो धारा 11 में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है कि संविदा अधिनियम की धारा 11 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति संविदा में या करार कर सकता है यदि उसने 3 शर्तों को पूरा किया हुआ है। वन हू हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ मैच्योरिटी जिसने वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली है, जो कि भारत में 18 वर्ष तय की गई है। दूसरा अ पर्सन शुड बी द साउंड माइंड पर्सन यानी कि न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति को स्वस्थ चित्त घोषित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो विकृत चित्त है, कोई भी व्यक्ति जो इस प्रवृत्ति का है कि वो तथ्यों को और उनके निर्णयों को समझ पाने में असमर्थ है, तो ऐसे व्यक्ति संविदा के लिए सक्षम नहीं माने जाते। तीसरी कंडीशन जो पूरी किया जाना है, ही शुड नॉट बार्ड बाय एनी लॉ किसी न्यायालय द्वारा उसको या विधि द्वारा उसको वर्जित ना किया गया हो संविदा करने से। तो इस स्थिति में हम देखेंगे कि ये पर्सन जो है वो कहीं न कहीं कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इस बात का भी अपवाद है कि एक व्यक्ति अगर माइनर है, तो माइनर भी एजेंट बन सकता है। क्योंकि उस कंडीशन में हम देखें माइनर यहाँ किसी भी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी में है ही नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी में वो अपने मास्टर और अपने थर्ड पर्सन को सामने लेके आता है। वो खुद किसी संपत्ति को अंतरित नहीं कर रहा है, जबकि वो दोनों व्यक्तियों को एक तरह से आमंत्रित कर रहा है कि जहाँ वो संविदा का निर्माण कर सकते हैं। द इंटेंशन ऑफ एन एजेंट टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल यस हाँ किसी भी अभिकर्ता के मन में यह आशय होना चाहिए कि वो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम कर रहा है। यानी कोई भी सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी एजेंट इस बात को मानकर कार्य करता है कि मैं इससे अपना कोई फ़ायदा जो है, वो जानबूझकर अपना फ़ायदा मैं उसको ले लूँगा, तो इस तरह की एजेंसी क्रिएट नहीं की जा सकती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी वो व्हाट इज़ द एक्चुअल थिंग व्हिच इज़ डिलिवर्ड बाय द मास्टर टू द एजेंट। नाउ ही इज़ एक्चुअली डिलिवरिंग हिज़ ट्रस्ट टू द एजेंट। वो कहीं न कहीं अपना विश्वास जो है वो अपने एजेंट को देता है कि आप मेरे विश्वास के तहत रहते हुए इस काम को संपन्न कराएँगे। ना उस विश्वास को अगर हम देखेंगे कायम रखते हुए एजेंट अगर कोई काम करता है, जो कि उस संविदा के यानी एजेंसी जिस बात को लेके क्रिएट की गई है, उस एजेंसी के क्रिएशन में अगर वो इस चीज़ को उसके परफॉर्मेंस में काम करता है, तो निश्चित रूप से वो एजेंसी सक्सेसफुल होने वाली है। अदरवाइज़ वो एजेंसी कहीं न कहीं अपने उद्देश्य से भटक जाएगी और एजेंसी का पर्यवसान धारा 201 संविदा अधिनियम के अंतर्गत किया जा सकता है। रूल्स ऑफ द एजेंसी हियर आर 2 इम्पोर्टेंट रूल्स अगर आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर 2 नियम जिन नियमों को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्रिएट किया जा रहा है। So there are two important rules of the agency. First, whatever a person can do personally, he can do through an agent. Now, being a master, I have the wholesale authority as related to the property. Now, I am the owner of the property. जब मैं बात करता हूँ किसी संपत्ति के स्वामित्व और कब्जे को लेकर, किसी संपत्ति, चाहे वो चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति, उस संपत्ति से संबंधित कब्जा या स्वामित्व, कब्जा ना बोलते हुए हम बात करते हैं स्वामित्व की। स्वामित्व अगर मेरे पास है, तो उस संपत्ति से जुड़े हुए सारे अधिकार मेरे पास हैं। कौन से सारे अधिकार? राइट टू यूज़ यानी उपयोग करने का अधिकार, राइट टू डिस्पोज़ ऑफ उसके अन्यथा व्ययन करने का अधिकार, राइट टू ट्रांसफर टू समवन एल्स
अगर मैं उस व्यक्ति संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करना चाहता हूँ, तो ये अधिकार भी स्वामी होने के नाते, उस संपत्ति का स्वामी होने के नाते मुझ में ही रिसाइड करता है, किसी कब्ज़ाधारी व्यक्ति में ये रिसाइड कर ही नहीं सकता। तो जब सिंपल सी बात है कि जो काम मैं खुद कर सकता हूँ संपत्ति से संबंधित, तो मैं इस बात के लिए अगर किसी व्यक्ति को प्राधिकृत किया हुआ है, तो मेरे बिहाफ़ पर उस कार्य का संपादन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जिसे हम एजेंट बोलते हैं। ही हू डज़ एन एक्ट थ्रू अनदर डज़ इट बाय हिमसेल्फ। बिल्कुल ध्यान रखिए कि अगर किसी एजेंट से कार्य करने के दौरान मैंने उसको एक कार्य करने की नियमावली सौंपी हुई है, उस नियमावली के कार्य करने के अनुसरण में अगर किसी तीसरे व्यक्ति को कोई नुकसान कारित हो जाता है, तो नुकसान कारित किए जाने की स्थिति में निश्चित रूप से वो एजेंट के खिलाफ तो वाद दायर किया ही जाएगा थर्ड पर्सन के द्वारा। वो थर्ड पर्सन अगर चाहे तो मेरे विरुद्ध भी वाद दायर कर सकता है। तो इस स्थिति में अगर एजेंट ने मेरे कार्यों की नियमावली के अनुसरण में कार्य किया है, जिसकी वजह से तीसरे पक्षकार को कोई न कोई क्षति हुई है, तो इस स्थिति में हमारा जो दायित्व होगा, वो संयुक्त दायित्व बन के सामने आएगा। लेकिन अगर ये प्रूफ हो गया कि एजेंट ने मेरे कार्यों की नियमावली से इतर कोई काम किया है, अलग हटकर कोई काम किया है, तो उस कंडीशन में हमेशा ध्यान रखिएगा, लायबिलिटी जो होगी वो इंडिविजुअल लायबिलिटी तय की जाएगी, वैयक्तिक उसकी उत्तरदायित्व बनेगा, संयुक्त उत्तरदायित्व मालिक का किसी भी स्थिति में नहीं बनेगा। तो इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है। ना आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हू कैन एम्प्लॉय एन एजेंट? इट मीन्स इट इज़ सिंपली it is actually simply directing to a particular person whom we can call the master or the principal in the contract of agency. So according to section 183 of Indian Contract Act, any person who is the age of majority, now लॉ लिखने वालों ने बहुत ही संजीदगी के साथ इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बात को मेंशन किया है, any person who is the age of majority. Now they haven't cleared the particular thing that it should be created by the a person who has attained the age of 18 years. Now they have mentioned a particular age like मेजॉरिटी। अब यहाँ अगर बात की जाए, थंब रूल ये कहता है कि हाँ, 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति इस बात के लिए वाद दायर कर सकता है या 18 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक अधिनियम और है, वयस्कता से संबंधित अधिनियम 1875 का, जो इंडियन वार्डशिप एक्ट की बात करता है। उसमें बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति के कोई नेचुरल गार्जियन नहीं और नेचुरल गार्जियन ना होने की स्थिति में उसकी मेजॉरिटी की एज जो होगी वो 18 ना मानते हुए उसको 21 माना जाए, तो 21 वर्ष की आयु में वो मेजॉरिटी को प्राप्त होगा। तो निश्चित सी बात है, इसके पीछे जो न्यायालय की अगर मंशा है या फिर विधिवेत्ताओं की मंशा है, वो यही है। मेजॉरिटी की एज ना लिखते हुए उन्होंने लिखा कि एज ऑफ मेजॉरिटी जो क्रॉस कर गया। मैं दोबारा इस सेक्शन को पढ़ रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 183 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एनी पर्सन हु इज ऑफ एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू लॉ which is subject and who is of sound mind may employ the agent. आप इतनी सारी बातों को अगर देखेंगे तो ये सारी की सारी बातें कहीं न कहीं धारा 11 की ओर इशारा करती हैं, जो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा थी। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 11 में क्लियरली इस बात को बताया गया है कि कौन पर्सन अगर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है या इसको कॉन्ट्रैक्ट को कर सकता है। तो ये सारी की सारी बातें कहीं न कहीं वहीं ओर इशारा करती हैं। हू मे बी एन एजेंट, यानी कौन एजेंट हो सकता है या अभिकर्ता कौन हो सकता है, किस व्यक्ति को अधिकृत किया जा सकता है, उसके बारे में ठीक अगले सेक्शन में इसके प्रावधान हमें देखने को मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 184 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एनी पर्सन हु इज ऑथराइज्ड टू एक्ट सच अ पर्सन मे बी एन एजेंट। आप इसको प्राधिकृत कर सकते हैं, वो व्यक्ति निश्चित रूप से आपका अभिकर्ता कहलाएगा। एज द एजेंट डज नॉट मेक द कॉन्ट्रैक्ट ऑन हिज ओन बिहाफ। मैंने आपको बताया कि संविदा में जब हम संविदा की बात करते हैं तो एक संविदा तो हो गई जो अभिकर्ता और उसके मालिक के बीच में की गई है, यानी एक मास्टर और एजेंट के बीच में की गई है। लेकिन जब हम बात करते हैं तीसरे पर्सन के साथ, वो जब अपनी डीलिंग करता है हमारा एजेंट, तो वो अपने बिहाफ पर ना करते हुए आपके बिहाफ पर, यानी मास्टर के बिहाफ पर उस कॉन्ट्रैक्ट को कर रहा है। तो निश्चित सी बात है, उसका कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी में थर्ड पर्सन के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होता है। ही इज जस्ट एक्चुअली क्रिएटिंग द ब्रिज बिटवीन, यानी कनेक्शन जो है वो आप लोगों के बीच में स्थापित कर रहा है। जब भी संपत्ति का अंतरण किया जाएगा या जब भी इस तरह का कोई भी अंतरण किया जाएगा, निश्चित रूप से जो संपत्ति का असली हकदार होगा या मालिक होगा या स्वामी होगा, उसके हस्ताक्षर होंगे। जिस व्यक्ति के द्वारा उस संपत्ति को खरीदा जा रहा है उसके हस्ताक्षर होंगे। शायद उस दिन कोई भी रोल एजेंट को अपना प्ले नहीं करना होगा। निश्चित सी बात है कि संपत्ति का हस्तांतरण एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किया जाएगा। दस्तावेजों में वो जो नाम है वो नामांतरित होगा। संपत्ति उठ के नहीं जाएगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में दस्तावेजों के अंतरण के द्वारा संपत्ति का अंतरण किया जाता है।
अगर बहुत साधारण शब्दों में देखें तो विक्रय की परिभाषा भी यही कहती है कि एक संपत्ति से संबंधित स्वामित्व का अंतरण कहलाता है, वो कुछ एक पैसों के बदले। अब पैसों की राशि कितनी होगी ये तथ्यों पर निर्भर करता है, लेकिन स्वामित्व का अंतरण किया जाता है। तो संपत्ति से जुड़े जितने भी अधिकार एक व्यक्ति में जो निहित थे, वो पैसों के अंतरण के बाद एक पार्टी ने जैसे ही पैसे अंतरित किए, उस संपत्ति से जुड़े हुए सारे अधिकार एक दूसरे व्यक्ति में जाके निहित हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं सेल कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो एजेंट की कोई एज़ सच भूमिका अब रोल प्ले करने के लिए नहीं रह जाता है। आप अपनी स्लाइड पे एक बहुत इंटरेस्टिंग कांसेप्ट देख सकते हैं, जो शायद एजेंसी का बहुत प्यारा कांसेप्ट है, डिफरेंसेस बिटवीन द एजेंट एंड द सर्वेंट। बहुत लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि जब हम बात करते हैं किसी एजेंट और सर्वेंट की, क्या कोई इनमें बेसिक डिफरेंस होता है या दोनों बराबर होते हैं? अभिकर्ता और अगर हम सेवक की बात करें, नौकर की बात करें, तो क्या इनकी स्थिति एक-दूसरे से अलग है या एक ही है? उसके बारे में हम देखेंगे। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, कंप्यूटर मोबाइल स्क्रीन पर, एन एजेंट इज एम्प्लॉयड टू ब्रिंग द प्रिंसिपल इनटू द लीगल रिलेशनशिप विद द थर्ड पर्सन और टू रिप्रेजेंट हिम इन डीलिंग्स विद द थर्ड पर्सन। एजेंट का काम, जैसा कि हमने अपनी पिछली स्लाइड्स में देखा, एजेंट का काम पूरी तरह से ये होता है कि अपने प्रिंसिपल को लीगल रिलेशनशिप में लेके आना तीसरी पार्टी के साथ, और इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एक करार स्थापित करना। मैंने आपको बताया कि वो खुद अपनी स्थिति में, खुद अपनी हैसियत में तीसरे पर्सन के साथ कोई भी करार नहीं करता है। A servant does not ordinarily create the legal relationship between the third person and the employer. Whereas अगर आप अंतर देखें, तो कोई भी सेवक इस बात के लिए अधिकृत नहीं किया जाता है कि वह किसी तीसरे व्यक्ति और उसके मालिक के बीच में एक तरह का कोई भी अगर संविदा जो है सृजित करने के लिए आगे बढ़े। तो शायद ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है कि जहाँ एजेंट का काम हायर ही इसीलिए किया गया है कि वो एक तीसरे पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट में लेके आए और उस तीसरे पर्सन के साथ अपने मालिक का कॉन्ट्रैक्ट या अपने प्रिंसिपल का कॉन्ट्रैक्ट कराए, लेकिन सेवक कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। एन एजेंट इज बाउंड टू फॉलो ऑल द लॉफुल इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रिंसिपल, बट ही इज नॉट सब्जेक्ट टू डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द प्रिंसिपल। मान लीजिए किसी मालिक ने अगर किसी अभिकर्ता को हायर किया है प्रिंसिपल ने, तो उसको वो बता सकता है कि आपको इतने समय के सीमा के अवधि के तहत रहते हुए अपने काम को करना है। अगर किसी प्रतिफल का प्रावधान है, तो वो प्रतिफल की राशि उसको बता दी गई है, लेकिन कभी भी उसका डायरेक्ट कंट्रोल और सुपरविज़न उसके ऊपर नहीं रहता है। आपको वह काम समय सीमा की अवधि में रहते हुए ही उसको कंप्लीट करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। समय सीमा कंप्लीट हो जाने के बाद भी अगर वो काम पूरा नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से मालिक द्वारा उस एजेंट के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के लिए वाद दायर किया जा सकता है, ध्यान रखें। लेकिन सर्वेंट की बात जब हम करते हैं, अ सर्वेंट एक्ट्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ हिज एम्प्लॉयर। डायरेक्ट कंट्रोल, सर्वेंट के ऊपर, सेवक के ऊपर मालिक का साधारण नियंत्रण हमेशा रहता ही रहता है। नाउ हिज एम्प्लॉयर एंड ही इज बाउंड टू फॉलो ऑल द रीजनेबल ऑर्डर्स। आप अपने नौकर को, आप अपने सेवक को रीजनेबल ऑर्डर जो भी देते हैं, यानी आपने जो भी उसको आदेश दिए हैं, वो कहीं ना कहीं रीजनेबल होने चाहिए, तर्क संगत होने चाहिए। अगर वो तर्क संगत आदेश आपने नहीं दिए हैं, तो वो भी मानने को उनको बाध्य नहीं होगा। तर्क संगत आदेशों को वो उनको पूरा करता है ड्यूरिंग कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट का मतलब बच्चों यहाँ क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी एक सेवक को मैंने हायर किया हुआ है, सुबह 10 बजे से लेकर वो शाम को 5 बजे तक मेरे यहाँ काम करता है, तो ये जो वर्किंग आवर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं ड्यूरिंग कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, अपने कार्य के नियोजन के दौरान। नियोजन के दौरान, हम नियोजन के दौरान जो इस तरह का समय है, जो घंटे निर्धारित किए गए हैं काम करने के लिए, उस दौरान अगर वो कोई भी काम करता है, तो उसमें मेरा डायरेक्ट कंट्रोल और सुपरविजन बीइंग अ मास्टर रहेगा। लेकिन दूसरे हाथ पर अगर मैं देखता हूँ कि कोई भी एजेंट के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल इस तरह से कोई भी मास्टर का कभी होता ही नहीं। An agent may work for the several principals at the same time, but servant usually serves only one master. बहुत हद तक क्लियर है कि एक सेवक ज्यादातर दिशा में देखा जाता है, प्राय स्थिति देखने में आती है कि एक सेवक केवल और केवल एक ही मास्टर के अगर इस तरह से काम करता है, लेकिन अगर हम एक एजेंट की बात करते हैं, कई सारे प्रिंसिपल्स को एक साथ काम कर सकता है। अगला अंतर अगर हम देखें, तो प्रिंसिपल इज लाइबल फॉर द wrongs of his agent done within the scope of his authority. Master is liable for the wrongs of the servant if they are committed in the course of his employment. दोनों में बहुत बेसिक अंतर शायद लास्ट अंतर में समझ में आ जाए, क्योंकि जहां हम एजेंट को, जहां हम अपने अभिकर्ता को प्राधिकृत करते हैं किसी काम को करने के लिए, लेकिन हम अपने सेवक को एक्चुअल में प्राधिकृत नहीं करते हैं, वो उसके कार्य नियोजन का परिणाम होता है। तो निश्चित सी बात है कि अगर
किसी तीसरे व्यक्ति को कोई भी नुकसान कारित होता है, मेरे एजेंट के माध्यम से, तो मेरी लायबिलिटी बीइंग अ मास्टर मेरी लायबिलिटी तभी बनेगी जब उस एजेंट को जो मैंने कार्यसूची सौंपी है, उस कार्यसूची में कार्य करने के दौरान अगर किसी तीसरे व्यक्ति को कोई भी हार्म हो जाता है, तो निश्चित रूप से उसकी क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व मेरा भी होगा। हमारी लायबिलिटी जो होगी वो संयुक्त दायित्व के नाम से सामने आएगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपके एम्प्लॉयमेंट में अगर बात करते हैं हम सर्वेंट की कंडीशन की, तो मास्टर इज़ लायबल फॉर द रॉन्ग्स ऑफ द सर्वेंट इफ दे आर कमिटेड इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। मान लीजिए कोई सेवक मेरे यहाँ जो काम करता है वो 10 बजे से लेके 5 बजे तक काम करने के लिए हायर किया गया है। इस दौरान अगर किसी भी तीसरे व्यक्ति को कोई लॉस हो जाता है, तीसरे व्यक्ति को कोई हार्म होता है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, संयुक्त उत्तरदायित्व मेरा होगा, वाइकेरियस लायबिलिटी यानी प्रतिनिधि दायित्व के सिद्धांत को फॉलो करते हुए। लेकिन अगर कहीं से भी यह पाया गया कि ये कार्य जो सेवक द्वारा किया गया है, वह कार्य कहीं न कहीं सेवक द्वारा कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट में नहीं किया गया था। तो अगर कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट में नहीं हुआ है, तो सिंपल सी बात है कि इस बात का कभी भी फ़ायदा उस सेवक को इंडिविजुअली उसको भुगतना होगा। सेवक के माध्यम से अगर हम ये बताएँगे कि सेवक ने ये कार्य अपनी पर्सनल कैपेसिटी में किया है या मास्टर का उससे कोई भी लेना-देना अगर नहीं है, अगर ये साबित कर दिया गया है, तो निश्चित सी बात है कि यहाँ सेवक की लायबिलिटी एक इंडिविजुअल लायबिलिटी होगी और अगर ये निश्चित कर दिया गया कि ये उत्तरदायित्व ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही क्रिएट हुआ था, तो निश्चित रूप से ये लायबिलिटी जो होगी, वो कहीं न कहीं दोनों का उत्तरदायित्व जो है, वो समान उत्तरदायित्व कहीं न कहीं बन के हमारे सामने आएगा। बच्चों मैं इस लेक्चर के अंत में आपको थोड़ा-सा ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा अगली स्लाइड की ओर, जो बात करती है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा? एजेंसी को समाप्त करना। जब हम बात करते हैं एजेंसी के समाप्ति करने की, क्रिएशन ऑफ एजेंसी तो किया, 2 पार्टीज़ ने मिलके एजेंसी को क्रिएट भी कर लिया, लाइक मास्टर ने और प्रिंसिपल ने। हमने देखा कि उसमें प्रतिफल इतना आवश्यक नहीं था, लेकिन जब हम बात करते हैं कि जब ये चीज़ें इतनी आवश्यक नहीं थी, तो कहीं न कहीं कोई संविदा अगर सृजित की गई है, तो कहीं न कहीं वो संविदा खत्म भी होगी। अब संविदा खत्म किए जाने के 2 तरीके, एजेंसी क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए हुई। नाउ अब एजेंसी का जो टर्मिनेशन होगा, वो अंडर सेक्शन 201 2 तरीके से किया जाता है, बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज़ एंड बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। यानी विधि का हस्तक्षेप भी रहेगा, साथ ही साथ पक्षकार अगर चाहें तो उसका निराकरण या उसका समाप्त एजेंसी को कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका थ्रू एग्रीमेंट यानी करार के द्वारा। निश्चित रूप से जिस करार के द्वारा एजेंसी को क्रिएट किया गया था, एजेंसी को दोबारा बनाया गया था, उस एजेंसी को उसी करार के माध्यम से चाहें तो पार्टी खत्म कर सकती हैं कि हमारा उद्देश्य जो था, वो एक कार्य विशेष के लिए था, एक ट्रांज़ैक्शन विशेष के लिए था। जैसे ही वो उद्देश्य या संव्यवहार कंप्लीट हुआ, हमारा टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी हो जाएगा। दूसरा तरीका रिवोकेशन। रिवोकेशन का मतलब होता है बच्चों कैंसल करना। अब रिवोकेशन बाय द प्रिंसिपल। रिवोक करना मतलब समय पूर्व उसको भंग कर देना। बाय द प्रिंसिपल मतलब मालिक द्वारा। अब मालिक द्वारा कैसे किया गया? मान लीजिए नियोजन के दौरान जब हमने किसी एक व्यक्ति को प्राधिकृत किया था इस काम को करने के लिए, एजेंट उसको बनाया था। एजेंट ने अप्राधिकृत रूप से किसी अन्य व्यक्ति को उस काम को करने के लिए अपॉइंट कर लिया, लेकिन इसकी जानकारी उसने मालिक को नहीं दी। निश्चित रूप से अगर इसकी जानकारी मालिक को नहीं दी गई है, तो किसी तीसरे व्यक्ति को अगर कोई भी लॉस होता है, तो उस कंडीशन में मालिक की लायबिलिटी बनेगी तो बनेगी, लेकिन मालिक अपने फ़ेवर में ये बात कह सकता है दैट दिस पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट वाज़ डन विदाउट माय नॉलेज। आई हैव नो आइडिया हूसोएवर ही हैज़ अपॉइंटेड एज़ अ सब एजेंट और अ सब्स्टिट्यूट एजेंट। किसी और व्यक्ति को अगर इसने हायर किया हुआ है तो उसकी जानकारी मुझे नहीं दी है, यहाँ मेरा उत्तरदायित्व नहीं बनता है। निश्चित रूप से न्यायालय ने अगर उचित समझा तो यहाँ ये जो उत्तरदायित्व होगा वो अभिकर्ता का होगा, मालिक को उससे बिल्कुल मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, मालिक के पास ये अधिकार ज़रूर होगा कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी ठीक उसी वक़्त चाहे तो टर्मिनेट कर सकता है। ठीक उसी तरह अगर हम इस बात को अगर थोड़ा-सा और आगे एग्रीगेटेड करते हैं, रिवोकेशन बाय द एजेंट। अब यहाँ अभिकर्ता के बिहाफ़ पर भी एजेंसी का टर्मिनेशन किया जा सकता है। मान लीजिए मालिक और अभिकर्ता के बीच में एजेंसी के निर्धारण के वक़्त या एजेंसी के क्रिएशन के वक़्त ये निर्धारण किया गया था कि एक उचित राशि प्रतिकर के रूप में, एक उचित राशि प्रतिफल के रूप में आपको प्रदान की जाएगी। लेकिन कार्य समाप्त होने से पहले ट्रांज़ैक्शंस के बीच में कहीं उसने कोई भी पेमेंट इस तरह का नहीं किया था। जब इस तरह का कोई भी पेमेंट नहीं किया गया, कहने को ये बात बिल्कुल सत्य है कि 105 धारा 185 के अंतर्गत प्रतिफल आवश्यक नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि प्रतिफल अगर दिया जाता है, तो वो अवैध हो जाएगा। लेकिन अगर प्रतिफल की राशि का प्रदान नहीं किया गया है, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट कहता था कि वो आप देंगे, लेकिन आपने नहीं दिया, तो इस कंडीशन में अगर एजेंट चाहे, तो उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को वो भी टर्मिनेट
कर सकता है। बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ आप अपने देख सकते हैं कि जहाँ पर एजेंसी के टर्मिनेशन की बात आती है तो एक तरीका तो हो गया बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज, दूसरा तरीका आता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ यानी विधि के एक प्रवर्तन के द्वारा। अब विधि का प्रवर्तन का इसमें क्या है? सबसे पहला परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आप अपने-अपने वचनों का पालन कर दीजिए। आपका वचन पालन करने का तरीका ये था कि आपको अपने मालिक के आदेशों को उनकी अवज्ञा न करते हुए उसको कंप्लीट करना था। मालिक की हैसियत में मेरा एक वचनों का पालन ये था कि अगर किसी राशि का दिया जाना तय किया गया है, वो राशि का निर्धारण करते हुए मैं आपको अगर उसका दे देता हूँ, हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कंप्लीट हो जाएगा और वो टर्मिनेट हो जाएगा। ऑपरेशन ऑफ लॉ by the expiry of time if time is the essential element of the contract under section 55 it is clearly mentioned under Indian Contract Act 1872 where you need to perform the task well within in time if the time is the essence of the contract अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से अगर वो समय निर्धारित जो किया गया उस समय सीमा में अगर किसी भी एजेंट ने कोई कार्य नहीं किया तो मालिक के पास ये पूरी छूट होगी कि वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर सकता है बाय डेथ ऑफ द अदर पार्टी क्योंकि आप देखें तो एक व्यक्ति ने किसी कार्य को करने के लिए अगर किसी व्यक्ति अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत किया हुआ है तो दोनों में से किसी भी मृत्यु होने के बाद किसी की भी मतलब मालिक या अभिकर्ता की मृत्यु होने के साथ ही यह जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है वो भी समाप्त ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इंसैनिटी ऑफ आइदर पार्टी इंसैनिटी का मतलब अगर हम बात करें कि दोनों में से कोई भी पक्षकार जो है वो विकृत चित्त हो जाता है, वो यह समझने में असमर्थ है कि संविदा की प्रकृति क्या है, संविदा के परिणाम क्या होंगे या जो कर रहा है उसको जानने में वो असमर्थ है, तो निश्चित रूप से वो संविदा के लिए कतई फिट पर्सन नहीं रह जाता है। इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी तुरंत टर्मिनेट किया जा सकता है। अगला पॉइंट जो आता है वो इंसॉल्वेंसी ऑफ आइदर पार्टी। Now, insolvency plays a very important role. Now, who is insolvent? Insolvent person is a person who is unable to pay his debt and his liability are too high and he has been declared the insolvent person by a competent court. इंसॉल्वेंसी का एक सर्टिफिकेट न्यायालय श्रीमान द्वारा उसको दिया गया है और उसमें यह कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति किसी से वाणिज्यिक समव्यवहार के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि ये दिवालिया व्यक्ति घोषित किया जा चुका है यानी उन्मोचित दिवालिया ये व्यक्ति है। तो इस कंडीशन में दोनों में से कोई भी पक्षकार अगर उन्मोचित दिवालिया न्यायालय द्वारा अगर घोषित किया जा चुका है तो निश्चित रूप से उसी वक्त संविदा एजेंसी की संविदा का जो है वो अंत हो जाएगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर मान लीजिए किसी संपत्ति को के बाबत ही एजेंसी क्रिएट की गई थी। मैंने एक XYZ व्यक्ति को हायर किया था और उसको इसी बात के लिए प्राधिकृत किया गया था कि इस आप संपत्ति को अच्छे दामों में किसी न किसी व्यक्ति को बेचने का प्रबंध कीजिए। जिस दिन ऐसी राशि तय कर देंगे, मैं इस संपत्ति को उस व्यक्ति को अंतरित कर दूँगा और उससे संबंधित राशि मुझे मिल जाएगी। अगर हमारे बीच में कोई रेम्युनरेशन कमीशन हो, तो उसका पालन करते हुए मैं आपको वो रेम्युनरेशन या कमीशन प्रदान कर दूँगा। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली बाय एक्ट ऑफ गॉड बाय फिफ्थ मेजर अगर वो प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया, जिस बात को लेकर हमने एजेंसी क्रिएट की थी, तो निश्चित रूप से हमारी एजेंसी जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। नाउ प्रिंसिपल बिकम एन एलियन एनिमी। अगर मान लीजिए एलियन एनिमी का मतलब अगर कोई शत्रु मित्र बन जाता है। मान लीजिए अगर कोई ऐसी स्थिति आती है कि आप अभिकर्ता या दोनों में से कोई, प्रिंसिपल और मास्टर में से कोई, अगर कोई भी व्यक्ति शत्रु देश में चला जाता है या उनमें जाके शामिल हो जाता है, निश्चित रूप से यहाँ विधि को परिवर्तन कराते हुए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी एक्सपायर हो जाएगी। डिसॉल्यूशन ऑफ अ कंपनी, यहाँ डिसॉल्यूशन अगर किसी कंपनी का एजेंसी किसी बात को अगर क्रिएट की गई है, तो कंपनी के माध्यम से की गई है, कंपनी को ध्यान में रखते हुए की गई है। तो जैसे ही उसका वाइंड अप या कंपनी का डिसॉल्यूशन वगैरह होता है, आपकी एजेंसी का भी एक तरह से अगर देखें तो समापन हो जाता है। तो आप देख सकते हैं हमने आज स्लाइड के माध्यम से ये समझा, हमने आपको ये समझाने की कोशिश की कि एक ऐसा समव्यवहार जहाँ एक व्यक्ति खुद ना कार्य करते हुए दूसरे व्यक्ति को इस कार्य को करने के लिए प्राधिकृत करता है और दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य भी है कि वो कार्य को ठीक उसी तरह संपादित करे जैसे वो अपने लिए कर रहा था, भले ही इसके लिए कोई प्रतिफल निर्धारित किया गया हो या नहीं। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जहाँ दूसरे व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य से यदि तीसरे व्यक्ति को कोई भी नुकसान हो जाता है, तो यहाँ क्षतिपूर्ति देने का उत्तरदायित्व दोनों पक्षकारों का हो सकता है। इस संबंध में संयुक्त उत्तरदायित्व का सिद्धांत हमारे सामने आता है और अगर यह साबित कर दिया जाए कि प्राधिकृत अभिकर्ता ने मेरे कार्यों का अनुसरण न करते हुए स्वयं खुद को ध्यान में रखते हुए जानबूझकर अगर ऐसा कोई कार्य किया है, तो यह मालिक अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो सकता है और यह लायबिलिटी निश्चित रूप से एक इंडिविजुअल लायबिलिटी बन के हमारे सामने आएगी। मैंने आज इस लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को संविदा भंग के बारे में मैंने आज बताया, संविदा भंग से उपलब्ध उपचारों के बारे में हमने चर्चा की, साथ ही साथ संविदा के एक समव्यवहार
एजेंसी, अभिकरण के बारे में भी हमने चर्चा की, जो कि शायद बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा कहना चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद बच्चों और अपना ध्यान रखें। धन्य